सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर द वेट। एक्चुअली कुछ इश्यूज की वजह से हम अपने दोनों ही चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे। आई नो तुम लोग बोरुटो मांगा चैप्टर 75 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था इस वाले चैप्टर में हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिवील्स देखने को मिलेगा। अब से तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वक्त से पहले ही वीडियोस आता रहेगा। सो हाय गाइस, दिस इज रज्जू एंड फाइनली मैं वापस आ चुका हूँ। एंड ये जो तुम लोगों ने वेट किया इतना लंबा, ये वेट वर्थ इट होगा इस वाले एक्सप्लेनेशन के लिए। चलो पहले थोड़ा चैप्टर 75 के रिकैप्स को देख लेते हैं। एडा चैप्टर 74 में कोनोहा पहुंचती है, जिसके बाद दोनों भाई बहन सीधा घर तक फ्लाई करके चली जाती है, जहां वो लोग बोरुटो एंड कावाकी के साथ रहने वाले होते हैं। डेमन वहां पहुंच के सबसे पहले तो कावाकी और बोरुटो दोनों को उनकी औकात दिखाता है। आई मीन थोड़ा कुटाई करता है, ताकि वो लोग कभी एडा को हार्म करने के बारे में ना सोचे। इसके बाद कावाकी को एडा के गोदी में सोने का भी मौका मिलता है, पर उसके उठने के बाद अब वक्त आ चुका था एक लॉन्ग डिस्कशन का। या शिकमारू एंड नारुतो अमाडो से काफी सारे सवाल जवाब करने वाले हैं, इंक्लूडिंग एडा, डेमन, ओत्सुत्सुकी एंड कारा। और इस सवाल जवाब में भले ही बोरुटो और बाकी सब मौजूद नहीं है, बट वो लोग माइंड ट्रांसमिशन के हेल्प से इस डिस्कशन का एक हिस्सा रहने वाले हैं। आई थिंक चैप्टर 74 का इतना रिकैप काफी है। बाकी जिन्होंने वो चैप्टर कंप्लीटली देखा ही नहीं है, उनके लिए मैं प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड नाउ चैप्टर 75, द डोमेन ऑफ गॉड्स। इसके स्टार्टिंग में हम देखते हैं अमाडो शुरू से सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो बताते हैं एडा कैन कैप्टिव एनीवन विद हर चार्म एबिलिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर, यानी वो अपनी चार्म एबिलिटी से किसी को भी वश में कर सकती है, चाहे सामने वाला मेल हो या फीमेल। सिर्फ ब्लड रिलेटिव्स एंड ओत्सुत्सुकी ही उसके इस एबिलिटी को एस्केप कर सकते हैं। मीनिंग ये एबिलिटी कावाकी, बोरुटो एंड डेमन के ऊपर वर्क नहीं करता है। अब देखो, आई नो ये सारी चीजें मुझे और तुम लोगों को पहले से पता है, क्योंकि ये पहले के चैप्टर्स में भी डिस्कस हुआ था। बट अमाडो अब यहाँ सब कुछ शुरू से एक एक करके फिर से डिटेल में बता रहा है। वो आगे बताता है कि एडा की लेफ्ट आई सेंड्रिगान, इसके हेल्प से वो पूरी दुनिया के किसी भी इवेंट को देख सकती है एंड इवन कॉन्वर्सेशंस को भी सुन सकती है, मानो वो वही बैठकर सब होते हुए देख रही हो। इसके अलावा वो इससे पास्ट के इवेंट्स को भी रीप्ले करके देख सकती है। बट कैच यहाँ पे ये है कि वो अपने जन्म से पहले के इवेंट्स को नहीं देख सकती। करंटली वो 16 इयर्स की है, यानी वो 16 इयर्स तक की पास्ट इवेंट्स को देख सकती है। वाओ, स्वीट 16। सॉरी, आई नो वो अंडर एज है एंड इट्स नॉट लीगल। एनीवेज, अगर हम डेमन की बात करें तो वो हर तरह के अटैक्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। हर वो एक्शन जो उसे हार्म पहुंचा सकता है, वो उसे सिंपली रिफ्लेक्ट कर सकता है। बट इसके लिए उसका किसी और पर्सन को टच करना जरूरी है। मान लो डेमन के ऊपर कावाकी अटैक करता है। अब अगर डेमन कावाकी को टच करेगा तो उसका अटैक उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बट अगर वो किसी और को टच करेगा, लाइक मान लो बोरुटो को, तो कावाकी का अटैक बोरुटो के ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद शिकमारू एंड नारुतो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पर अमाडो यही नहीं रुकता। वो आगे बताता है, कुछ भी हो जाए पर कभी भी डेमन के ऊपर मर्डरस इंटेंशन से अटैक मत करना। अगर ऐसा करोगे तो वो अटैक उसी इंटेंशन के साथ रिफ्लेक्ट होगा। एंड बाकी तुम समझदार हो। ये सुनने के बाद बोरुटो थोड़ा हैरान होकर कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? डेमन कहता है, टेस्ट करना चाहोगे? बोरुटो फिर कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ। इतने में हम देखते हैं कावाकी के फेस में एक पंच पड़ता है, जो कि वहां मौजूद किसी ने थ्रो नहीं किया था। ये देखकर बोरुटो हैरान हो जाता है, जिस पर कावाकी बोरुटो से कहता है, लगता है अमाडो सही कह रहा है। बोरुटो कहता है, तुमने सच में डेमन को पंच करना इमेजिन किया था? ये सब देखकर डेमन को बड़ा मजा आ रहा होता है एंड वो कावाकी का मजाक उड़ाता है। अब ये सब देखकर नारुतो अमाडो से पूछता है, मैं सोच रहा था तुमने इतनी सारी अनबिलीवेबल एबिलिटीज को डेवलप कैसे किया था? अमाडो कहता है, इसे डेवलप कहना सही नहीं होगा। मैं एक आम इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं। एबिलिटीज को डेवलप करना, क्रिएट करना एक ऐसा फीट है जो सिर्फ गॉड्स ही कर सकते हैं। मैंने बस जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया है। आई थिंक अब तुम चीजों के गहराई को समझ रहे हो। यहाँ से हमें बोरुटो मांगा का इंटरेस्टिंग रिवील्स देखने को मिलने वाला है। शिकमारू ट्रांसप्लांट वर्ड सुनने के बाद कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, एक्सप्लेन करो। अमाडो कहते हैं, उनकी एबिलिटीज, उनकी यानी एडा एंड डेमन की एबिलिटीज एक्चुअली एक गॉड द्वारा ही क्राफ्ट किया गया था, ओत्सुत्सुकी शिवाई। ये सुन के एक बार को सबके सब शौक हो जाते हैं एंड शिकमारू पूछते हैं, ओत्सुत्सुकी शिवाई तो वो अभी कहाँ है? अमाडो कहता है, डोंट वरी, वो अब हमारे बीच नहीं है, पर जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है वो सब उसी का रिमेन्स है। अमाडो फिर कहता है, क्या तुम्हें याद है जो मैंने बताया था कि चक्र फ्रूट्स एक प्लेनेट के सभी लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब करके फॉर्म होते हैं, जो कि एक्चुअली में मास ऑफ कोलोसल एनर्जी एंड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है। ओत्सुत्सुकी एक ऐसी स्पीशी है जो इवॉल्व भी होता है इन फ्रूट्स को डिवावर करके। शिवाई ने रिपीटेडली कार्मिक रिजरेक्शन के हेल्प से डेथ को चीट किया। इसके बाद सेवरल मिलेनियम में उसने काफी सारे चक्र फ्रूट्स को डिवावर किया, जिससे इवेंचुअली वो इवॉल्व होकर गॉड बन गया। अब यहाँ बोरुटो थोड़ा ज्यादा ही हैरान हो जाता है ये सब सुन के। बट नारुतो फिर कहता है, इस पॉसिबल गॉडहुड को साइड में करके चलो अब ओरिजिनल टॉपिक पे बात करते हैं। तुम कह रहे थे जो भी एडा की एंड डेमन की पावर्स है, ये एक्चुअली में शिवाई ओत्सुत्सुकी की
एबिलिटीज है। आमाडो कहता है सही कहा, उसके रिमेन्स से उसके डीएनए को हार्वेस्ट करके इन एबिलिटीज को दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट किया गया था, सच एज एडा एंड डेमन। अब देखो यहाँ जितनी भी बातें हो रही है उनमें से कुछ बातों पे यकीन करना बेशक थोड़ा मुश्किल है, एंड शिकामारू तुम्हें पता है वो एक टैक्टिशियन है, सो वो ऑफ कोर्स इन्हें कंफर्म करना जरूर चाहेगा। इसलिए आगे हम देखते हैं शिकामारू माइंड ट्रांसमिशन से डॉक्टर कटास्के से पूछता है क्या आमाडो जो कह रहा है वो एक्चुअली पॉसिबल है। यानी अब तक डॉक्टर कटास्के उनकी बातें माइंड ट्रांसमिशन से सुन रहा था, क्योंकि शिकामारू चाहता था वो आमाडो के बातों को कंफर्म करे। आफ्टर ऑल शिकामारू चाहे कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बट वो एक साइंटिस्ट तो नहीं है। एनीवेज डॉक्टर कटास्के उन्हें बताता है कि एक्चुअली ये पॉसिबल तो है, बट इसको परफॉर्म करने के लिए हमारे अभी के टाइम का साइंटिफिक निंजा टूल्स भी इनकेपेबल है। बट रिसेंटली हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी देखी लाइक कावाकी का बॉडी, ये सभी भी अभी के टेक्नोलॉजी के बियॉन्ड है। सो अगर मैं कहूंगा ये एबिलिटी ट्रांसप्लांट करना इम्पॉसिबल है तो शायद वो सही नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद आमाडो कहता है ये घटिया हरकत है शिकामारू, तुम्हें लगता है अब यहाँ तक आने के बाद मैं तुम लोगों से झूठ बोलूंगा। शिकामारू कहता है मेरे एक्शंस को दिल पे मत लेना, अगर मैं सच कहूँ तो मैं अब चाह के भी तुम पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। नारुतो कहता है चलो चलो अब आगे बताओ आमाडो। आमाडो कंटिन्यू करता है कि शिवाई के पास काफी सारे इनक्रेडिबल एबिलिटीज है। ऐसा कहा जाता है कि वो बिना हैंड साइंस को वेव किए, जैसा कि निंजुत्सु में करना पड़ता है, अपने हाथ के एक इशारे से स्टॉर्म्स को जनरेट कर सकता था एंड अपने एंग्री रॉर से फोर्थ थंडरबोल्ट को समन कर सकता था। इन्हें नाम मिला था शिनजुत्सु का। ये गॉड लाइक एबिलिटीज ना ही निंजुत्सु है और ना ही सेज आर्ट, ये वो फिनोमेना है जिन्हें सीधा डिवाइन मिरेकल्स कहा जाता था। इसके बाद आमाडो आगे बताता है कि एडा एंड डेमन के एबिलिटीज के अलावा भी कोड का क्लॉ मार्क एंड कावाकी का सुकुना हिकोना भी शिनजुत्सु ही है। अब अगर तुम सोच रहे हो कि बोरुटो का जोगन भी क्या शिनजुत्सु के कैटेगरी में आता है, तो देखो कावाकी का सुकुना हिकोना एंड एडा की सेनरिगान ये दोनों ही शिनजुत्सु है, बट बोरुटो का जोगन एक नॉर्मल डोजुत्सु है जो कि नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये शारिंगान, ब्याकुगान एंड रिनेगान का मिक्सचर है। एनीवेज आगे आमाडो बताते हैं कि ये जो ओत्सुत्सुकी कार्मा के हेल्प से खुद को रेजरेक्ट करते हैं, ये कार्मा भी एक शिनजुत्सु है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि नॉर्मल शिनोबी जो निंजुत्सु यूज करते हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि शिनजुत्सु को ही रिप्रोड्यूस करने का कोशिश है, जिसमें हम नॉर्मली हैंड साइंस का यूज एंड चक्र को फोकस करते हैं। ये सुनकर साराडा थोड़ी ऑफेंड हो जाती है एंड वो कहती है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप कहना चाहते हो कि निंजुत्सु कुछ और नहीं बल्कि शिनजुत्सु का एक चीप कॉपी है। आमाडो कहते हैं क्या मैंने तुम्हें ऑफेंड कर दिया, मैं तो बस फैक्ट्स बता रहा हूँ। शिकामारू कहता है अगर हम इसे साइड में भी कर दे तब भी मैं भली बात ही जानता हूँ कि ओत्सुत्सु के टेक्नोलॉजिकल मामले में हमसे बहुत ज्यादा आगे। अब मेरा तुमसे सवाल यह है कि कार्मिक रिजरेक्शन से तो शिवाई इमॉर्टल बन गया था, तो वो मरा कैसे? क्या उसे किसी ने मारा होगा? इसके जवाब में आमाडो कहता है मुझे पता नहीं है क्या हुआ था, हो सकता है उसे किसी ने मारा हो, बट क्या पता इतने सारे कार्मिक रिजरेक्शन से इवॉल्व होके वो एक हायर डायमेंशनल बीइंग हो गया हो, जहां उसे किसी फिजिकल बॉडी की जरूरत ही नहीं है। अगर किसी फिजिकल बॉडी की जरूरत नहीं होगी तो ना ही उसे कार्मिक रिजरेक्शन की जरूरत होगी और ना ही किसी वेसल की। ये बस एक हाइपोथेसिस है, बट हो सकता है शिवाई ने खुद अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को डिस्कार्ड कर दिया हो। ये सुनने के बाद शिकामारू कहता है आई सी, पहली बारी में भले ही ये बातें बकवास लगी, बट अगर एक गॉड को फ्लॉलेस बनना है तो ये थ्योरी सॉलिड पॉइंट बनाता है। ये सब सुन के नारुतो का सर चकराना शुरू कर देता है एंड बोरुटो भी कंफ्यूज होकर कहता है हम ये क्या बात कर रहे हैं। आमाडो कहता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गया था। मेरे कहने का मतलब था कि ओत्सुत्सुकी पावर्स हमारे लिए इम्पॉसिबल लगने वाले चीजों को भी पॉसिबल बना सकता है, जैसे कि मेरी मरी हुई बेटी को दोबारा जिंदा करना। आई थिंक अब तक तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि आमाडो का रियल ऑब्जेक्टिव क्या है। वो हमेशा से एक मिस्टीरियस कैरेक्टर रहा है, बट अब जाके धीरे धीरे सभी मिस्ट्रीज से पर्दा उठने वाला है। अपनी बेटी को दोबारा जिंदा करने वाली बात सुन के साराडा शॉक हो जाती है और इतने में ही उनके पास डेल्टा आ जाती है। डेल्टा को देखकर साराडा कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। डेल्टा कहती है मुझे पता है, पर मैं बस एक बार एडा को देखना चाहती हूँ, प्लीज शिकामारू को मत बताना। साराडा उसे मना करते हुए कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, बिसाइड्स सेंसरी यूनिट तुम्हें अभी डिटेक्ट कर लेगी। डेल्टा आर्ग्यू करते हुए कहती है कम से कम मैं सीधा वहीं पे तो नहीं गई, बस एक बार मुझे उसे देखने दो। साराडा फिर से उसे मना करती है एंड कहती है मैं मुश्किल में पड़ जाऊंगी। डेल्टा कहती है बस कुछ ही मिनट, मैं यहीं पे रह लूंगी, और वो फिर उनसे रिक्वेस्ट करने लगती है। इतने में पीछे से क्लास रेप सुमिरे आती है एंड वो कहती है टाइम टू गो टू स्लीप। ये सुनते ही डेल्टा शट डाउन हो जाती है, यानी ये एक्चुअली डेल्टा के लिए इमरजेंसी शट डाउन कोड था। सुमिरे उन्हें बताती है कि डेल्टा उड़ के चली आई थी और वो उसके पीछे जितना भागी है उतना वो लंबे टाइम में नहीं भागी थी। वो आगे बताती है कि नॉर्मली डेल्टा उनके किसी भी कमांड को डिसओबे नहीं करती है, शायद उसके प्रोग्राम को दोबारा चेक करने की जरूरत है। ये सुनकर मित्सुकी समझ जाता है कि एडा की चार्म एबिलिटी का कमाल है और वो कहते हैं तो एडा की चार्म एबिलिटी इतना इफेक्टिव है, मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साराडा कहती है मैंने जितना सोचा था उसकी एबिलिटी उससे भी ज्यादा फियरसम है। दूसरी तरफ आमाडो की बात सुनकर शिकामारू शॉक हो जाता है, पर नारुतो कहता है तुमने पहले मेंशन किया था कि तुम्हारी बेटी थी जो 12 साल पहले मर गई थी। बोरुटो कहता है 12 साल पहले, ये तो तब की बात है जब मेरा जन्म हुआ था। आमाडो आगे कंटिन्यू करते हैं कि मेरी बेटी आकी भी एक टेरेबल डिजीज का सामना कर रही थी, उसका वजह नहीं पता था एंड उस पर कोई भी दवाई या ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था। ये एक फेटल इलनेस था जिसकी वजह से सभी डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, पर मैंने कभी हार नहीं माना क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसे बचाने का एक रास्ता ढूंढ लिया था। मैं उसके लिए एक न्यू बॉडी बनाने वाला था क्लोनिंग
क्लोनिंग की हेल्प से। मुझे इस मोड तक किसी एथिक्स का परवाह नहीं था। मुझे एक डिफेक्टिव प्रोडक्ट को फिक्स करने से ज्यादा उसे न्यू शेल देना ही ज्यादा लॉजिकल लगा, क्योंकि मैं इस फील्ड में बहुत पहले से काम कर रहा था। सो मेरे लिए क्लोनिंग की हेल्प से न्यू बॉडी बनाना, न्यू मेड्स डेवलप करने से ज्यादा आसान था। कुछ दिनों बाद आकिबी की डेथ हो जाती है, पर मैं इससे जरा भी दुखी नहीं था, कम से कम उस पॉइंट पे तो नहीं था। इसके बाद मेरा वक्त के साथ रेस शुरू हो जाता है। मैं आकिबी के ब्रेन को प्रिजर्व करके उसके मेमोरीज को डिजिटली एक्सट्रैक्ट एंड बैकअप करने में सक्सेसफुल रहता हूँ। अब आकिबी के मौत के करीब 9 महीने बाद मैं उसे दोबारा ले आता हूँ। उसके पास आकिबी की एग्जैक्ट वॉइस थी, सेम अपीयरेंस एंड सेम मेमोरीज, पर इतना कुछ होने के बाद भी वो पूरी तरह एक अनजान इंसान थी। उसके पास आकिबी की मेमोरी तो थी, पर वो आकिबी बिल्कुल नहीं थी। और मैं यहाँ उसकी सिर्फ पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी ह्यूमैनिटी भी। इसको एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, पर ऐसा लगता है ह्यूमन कॉन्शियसनेस सिर्फ कुछ मेमोरीज का मिक्सचर नहीं है। मैंने उसे कई बार बनाया, पर हर बार वो आकिबी से अलग कोई दूसरी ही लग रही थी। मैं एक नई इंसान तो बना पा रहा था, पर जो इंसान वो पहले थी मैं चाह के भी उसे वापस नहीं ला पा रहा था। तब मुझे रियलाइज हुआ शायद यही वो डोमेन है जहाँ इंसानों का कदम रखना मना है। ये सिर्फ गॉड्स के लिए है। इतना कुछ होने के बाद फाइनली मुझे ये बात हिट होता है कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। और तभी जिगन अपीयर होता है। उसने कहा था अगर मैं उसे असिस्ट करूंगा तो वो मुझे अपनी बेटी के साथ दोबारा मिलवाएगा। जब उसका मकसद पूरा हो जाएगा तब वो मुझे तोहफे के रूप में मेरी बेटी को दोबारा रिवाइव कर देता। यही हमारा डील था। पर मैंने जब कारा ज्वाइन किया था तब मुझे नहीं पता था कि जिगन का गोल चक्र फ्रूट एक्चुअली हमारे पूरे प्लेनेट को ही खत्म कर देगा। अब यहाँ तक स्टोरी को देखने के बाद जैसे हम आमाडो के सिचुएशन को समझ रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही नारुतो एंड शिकामारु भी समझ जाता है। नारुतो कहता है इसलिए तुमने अपनी बेटी को छोड़कर इशिक्यू को टेक डाउन करने के बारे में सोचा। आमाडो जवाब देता है कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, पर अगर प्लेनेट ही नहीं रहेगा तो वो और हम जिएंगे कहाँ। मुझे गलत मत समझना, पर मैंने अभी भी अपनी बेटी को गिव अप नहीं किया है। जिगन ने कभी मुझे बताया नहीं था कि वो आकिबी को रिवाइव कैसे करता। हो सकता है वो बस मुझे यूज कर रहा था एंड उसका आकिबी को रिवाइव करने का कोई इंटेंशन था ही नहीं। पर जैसे जैसे मैंने इशिक्यू को टेक डाउन करने के पीछे काम किया, मैंने कार्मिक रेजरेक्शन को अच्छे से समझा। जैसे वो वेसल एंड कार्मा के हेल्प से खुद को रेजरेक्ट करने का ट्राई कर रहा था, ये एंड क्लोनिंग के हेल्प से आकिबी को रिवाइव करने का मेरा ट्राई बिल्कुल आइडेंटिकल था। मैं फेल हुआ था क्योंकि ये एक ऐसे डोमेन में आता है जो गॉडली पावर्स के बिना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए डिवाइन मिरेकल्स यानी शिनजुत्सु का होना जरूरी है। ये सब सुनने के बाद सुमिरे कहती है मैं अब समझी कि मिस्टर आमाडो कावाकी के कार्मा के साथ इतना ऑब्सेस्ड क्यों था। आमाडो कहता है मैंने कावाकी के रिकंस्ट्रक्टेड कार्मा में आकिबी के डाटा को भी ऐड कर दिया है। अब कावाकी को बस मेरे बनाए क्लोन में उस डाटा को इम्प्लांट करना है। इतना करते ही आकिबी रिवाइव हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद बोरुटो कहते हैं मुझे बिल्कुल लगा था कि मिस्टर आमाडो इससे भी कुछ ज्यादा खतरनाक प्लान वगैरह कर रहे होंगे। शिकामारु ये सब सुन के एडा से कहता है क्या मैं आमाडो के इस स्टोरी पे भरोसा कर सकता हूँ? मुझे प्रूफ चाहिए। क्या तुम अपनी सेंरिगान से इसे कंफर्म कर सकते हो? ये सुन के आमाडो गुस्सा हो जाता है एंड नारुतो कहता है शिकामारु तुम्हें नहीं लगता तुम ये थोड़ा ज्यादा ही कर रहे हो? शिकामारु कहता है देखो बुरा मत मानना, मैं बस कंफर्म कर रहा हूँ, ये मेरा जॉब है। एडा शिकामारु से कहती है तुम्हारी ये पर्सनैलिटी बहुत ऑफुल है, पर मुझे ये पसंद है। शिकामारु कहता है सुन के अच्छा लगा, अब अगर तुम चेक कर सकती हो तो। इसके बाद बोरुटो कहता है अंकल शिकामारु ये हार्श है। पर इतने में मोमोशिकी बोरुटो से कहता है ए लड़के रिएक्ट करो अगर तुम सुन पा रहे हो मुझे तो। मैं सोच ही रहा था कि तुम्हारी थॉट्स मेरे लिए विजिबल क्यों हो रहा था, पर अब समझ में आ गया। बोरुटो मोमोशिकी से पूछता है ये क्या हो रहा है? मोमोशिकी बताता है कि ये एक न्यू इफेक्ट अभी अभी देखने को मिला जो कि मेरी बॉडी पार्ट्स से तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करने की वजह से हो रहा है। ऐसा लग रहा है हमारे थॉट्स क्रॉस ओवर कर रहे हैं। बोरुटो सोचता है ये माइंड ट्रांसफर जुत्सु तो नहीं है, पर मुझे मोमोशिकी के थॉट्स एको होता हुआ फील हो रहा है। मोमोशिकी कहता है ये थोड़ा अजीब है पर छोड़ो, बस कावाकी को पता लगने मत देना, मेरा अब उससे निपटने का कोई इरादा नहीं है। आगे वो कहता है कि अभी आमाडो ने जो कहा उसमें कोई तो कैच है। बोरुटो पूछता है क्या तुम भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे हो अंकल शिकामारु के जैसे? पर ये शिवाई उत्सुकी वाली बात तो काफी हद तक प्रॉमिसिंग लगा। मोमोशिकी कहता है सॉरी, पर वो शिवाई पार्ट बिल्कुल सच है। जैसा कि आमाडो ने गेस किया शिवाई अब इस डायमेंशन में नहीं है। बोरुटो ये सुन के फिर से शॉक हो जाता है। इसके बाद आगे मोमोशिकी बताता है कि ऐसे ही शिनजुत्सु के मामले में भी आमाडो सही कह रहा था। मैंने काफी टाइम से इन्हें ऑब्जर्व किया है एंड मेरे पास इसका अच्छा खासा नॉलेज है। फिर बोरुटो पूछता है तो क्या आमाडो अपनी बेटी के बारे में झूठ बोल रहा है? मोमोशिकी कहता है क्या पता, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है, मुझे तो एडा की चार्म एबिलिटी में झोल लग रहा है। ये सुन के बोरुटो फिर से हैरान हो जाता है। मोमोशिकी कहता है जैसे कि आमाडो ने कहा एडा की एबिलिटी शिनजुत्सु है, उसमें सेंरिगान तो शिनजुत्सु है बट उसकी लव चार्म एबिलिटी शिनजुत्सु नहीं है। बोरुटो पूछता है तो वो क्या है? मोमोशिकी कहता है जैसा कि मैंने कहा मुझे सभी शिनजुत्सु के बारे में पता है, पर मैंने कभी चार्म एबिलिटी के बारे में नहीं सुना है, इसलिए हो सकता है आमाडो झूठ बोल रहा हूँ। बोरुटो कहता है ये क्या बोल रहे हो? क्या वो किसी तरह का साइंटिफिक निंजा टूल है? पर अगर ऐसा है भी तो उसके बारे में आमाडो झूठ क्यों बोलेंगे? मोमोशिकी कहता है यही तो असली सवाल है। इसके बाद हम देखते हैं एडा ने अब तक अपनी सेंरिगान से पास्ट के इवेंट्स को देख लिया है। वो बताती है कि ये बस एक हल्की सी पीक थी, पर आमाडो की बेटी सांजो आकिबी सच में थी।
उसकी मौत 12 साल पहले 24 की उम्र में हुई थी। शिकामारू कहता है शुक्रिया आइडा, आई अप्रिशिएट योर हेल्प। अमाडो कहता है बस इतना ही कहना है तुम्हें, तुमने मेरे ऑनेस्टी पर सवाल उठाया और उस बारे में कुछ नहीं कहोगे। शिकामारू कहता है देखो ये मेरा जॉब है और इसके अलावा तुम पे भरोसा ना करने की वजह तुम खुद हो। दूसरों को क्रिटिसाइज करके खुद इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं बोरुतो और मोमोशिकी के थॉट्स अभी भी एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। इससे बोरुतो पूछता है अब ये कब तक चलेगा। मोमोशिकी कहता है मैं ये जानबूझ के थोड़ी कर रहा हूँ, हमारे थॉट्स एक दूसरे में लीक कर रहे हैं, वो भी अपनी मर्जी के खिलाफ। बोरुतो कहता है तुम्हारे लिए कहना आसान है पर अच्छा होगा अगर तुम मुझे ट्रिक ना कर रहे हो तो। मोमोशिकी कहता है मैं खुद चाहता हूँ ये खत्म हो जाए। इसी बीच बोरुतो को एक विजन दिखता है जहाँ कोनोहा के सभी शिनोबीस उसके पीछे पड़े हुए हैं। शिगाडाई, चोचो, इनोचिन गुस्से से उसे कह रहे हैं एक दोस्त ऐसा कभी नहीं करता है। मित्सुकी अब तक बोरुतो से कभी हेट नहीं करता था, वो बोरुतो को अपने आसमान का सूरज मानता था। वो अब उससे कह रहा है बोरुतो तुमने मुझे अब सच में गुस्सा दिला दिया है। बोरुतो ये विजन देख के शॉक हो जाता है एंड सोचता है ये क्या था, और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब देखो मैं चाहूँ तो तुम्हें इस विजन के बारे में अभी बता सकता हूँ, बट ऐसा करने से बहुत सारी चीजें स्पॉइल हो जाएगा। सो थोड़ा इंतजार करो, अब हर एक चैप्टर आगे इंटरेस्टिंग ही देखने को मिलने वाला है। बहुत ही जल्द हिनाटा और नारुतो सील भी होने वाले। एनीवेज ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना एंड वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं उसके नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।